हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया क्लासेस। अमिकस कॉमर्स एकेडमी आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है एमलगमेशन। ये क्या है सर? ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जिसे कह रखा है हौस टॉपिक है कि बड़ी परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में। तो इसके एक एक चीज को क्लियर करते हुए, क्योंकि हम लोग का एग्जाम्स है आने वाले दिनों में, और उसी के लिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। इसके बाद मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पे आपसे बात करूंगा। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा एमलगमेशन। ठीक है, तो ये एमलगमेशन क्या है सर? एमलगमेशन बेटा कुछ नहीं है। सबसे पहले एमलगमेशन को, जिसे हिंदी में हम लोग एकीकरण कहते हैं, और इसे AS14 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसे हम अकाउंटिंग इसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में डिफाइन किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में डिफाइन किया गया है। लेकिन एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसे 103 नंबर पे रखा गया है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। जबकि नॉर्मल एएस जो हमारा है, जो हमारे इंटरनेशनल एएस है, उसके अकाउंटिंग इसे हम 14 नंबर पे, एएस 14 है, उसमें हम देखते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी, एक सिंपल सी चीज कि एएस कौन सा एएस डिफाइन करता है। तो एएस 14 जो इंटरनेशनल है, और इंडियन एएस 103 डिफाइन करता है अमलगमेशन को, और इंडियन एएस में इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के नाम से हम जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पे कि अमलगमेशन या एकीकरण होता क्या है। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं आपसे बता दूं पहले, कि आपको सिर्फ अमलगमेशन यानी इस पोर्शन के बारे में ही समझना है। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपका कोई मतलब नहीं है जब आप बीकॉम में हो। तो बीकॉम लेवल पे हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें पूरा मतलब AS14 से होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमलगमेशन है क्या। तो एमलगमेशन जो एमलगमेशन है, जिसे एकीकरण कहते हैं, ये होता क्या है सर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक, मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है। एक कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड कंपनी है। एक कौन सी कंपनी है? वाई लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी एक्स लिमिटेड और एक कंपनी वाई लिमिटेड है। अब ये दोनों कंपनी अपने अपने बिजनेस को सरेंडर कर दिया इन्होंने, और इसकी जगह पे एक नई कंपनी मार्केट में आ गई। मान लीजिए जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम जेड लिमिटेड बोल दे रहे हैं, जिसे हम क्या कह दे रहे हैं? जेड लिमिटेड कह दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह का एमलगमेशन हो गया। अब एक्स लिमिटेड जो रनिंग कंपनी थी, और वाई लिमिटेड जो रनिंग कंपनी थी, इन दोनों ने अपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, बेच दिया। किसके हाथों में बेच दिया? जेड लिमिटेड के हाथों में बिजनेस को बेच दिया। अब जेड लिमिटेड जो है, ये हमारी नई कंपनी क्रिएट होके आई। ये आई एग्जिस्टेंस में कब? जब एक्स और वाई खत्म कर दिए अपने अपने बिजनेस को, और उनकी जगह पे कौन मार्केट में आ गया? एक नई कंपनी आ गई, जेड लिमिटेड। तो यहां पर ये हो गई हमारी ओल्ड कंपनी, ये हमारी हो गई पुरानी कंपनी, और ये हो गई नई कंपनी। तो जो नई कंपनी होगी उसे हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? उसे हम कहेंगे ट्रांसफरी कंपनी। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफरी कंपनी। और जो पुरानी कंपनियां थी सर, इनको क्या कहेंगे फिर? इनको कहेंगे ट्रांसफरर कंपनी। इनको क्या कहेंगे? इनको हम ट्रांसफरर कंपनी कहेंगे। इनको हम ट्रांसफरर कंपनी कहेंगे। ठीक है ना? तो जो नई कंपनी है उसको हमने नाम दिया ट्रांसफरी कंपनी, और जो पुरानी कंपनी जिनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, यहां पे एग्जिस्टेंस खत्म होने से क्या मतलब है सर? एग्जिस्टेंस खत्म होने से मतलब है उन्होंने अपनी कंपनी का कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट खत्म कर दिया। हाँ, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस सरेंडर कर दिया। अब वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं, बिजनेस चलेगा मतलब वो लोग नहीं चलाएंगे, वो नाम खत्म हो जाएगा।
उस बिजनेस का क्या कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ये पहुंच जाएगी किसके पास, जेड लिमिटेड के पास। न्यू कंपनी ने ले लिया, इन्होंने अपना कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट जो कि कंपनीज एक्ट से इनको मिला था वो सरेंडर कर दिया। तो ये हो गया क्या, एकीकरण यानी अमलगमेशन। ये एक तरीका होता है। एक और तरीके से अमलगमेशन हम बना सकते हैं। मान लीजिए ये तो एक नई कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक है ना। अब एक कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है, और एक कंपनी थी क्या, वाई लिमिटेड कंपनी थी। एक और क्या चीज थी, वाई लिमिटेड कंपनी थी। अब ये दोनों, इनकी जगह पे एक कंपनी आ गई जिसको हमने कहा एक्स वाई लिमिटेड, जिसको हमने कहा एक्स वाई लिमिटेड। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है कि ये कंपनियां अलग अलग थी, उनकी जगह एक नई कंपनी ने मार्केट में इनको क्या किया, इनको टेक ओवर किया, नई कंपनी ने इनको खरीद लिया। यानी ये इससे पहले नहीं शुरू थी, रनिंग कंपनी नहीं थी, ये आज बनी है कंपनी, इन दोनों को क्लोज करके बनाई गई है। और जब हम ये वाली बात कर रहे हैं, जब हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, तो इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी क्रिएट की, आपस में मर्ज होके एक नई कंपनी बनाई है, अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म करके अब ये कोलैब कर रहे हैं आपस में और एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं एक्स वाई के नाम से। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है सर, अमलगमेशन है। ये भी एक टाइप का क्या है, अमलगमेशन है। तो ये अमलगमेशन का हमने कैटेगरी देखी। तो अमलगमेशन क्या है, जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलके आपस में पुरानी कंपनियों के बिजनेस को शट डाउन करते हुए, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म करते हुए एक नई कंपनी क्रिएट करती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो और देखते हैं। अब अमलगमेशन जब हम देखेंगे, अमलगमेशन जब हम देखेंगे तो अमलगमेशन का हम टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। तो अमलगमेशन कितने टाइप के होते हैं, तो अमलगमेशन दो टाइप के होते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर की परिस्थिति में। और एक होगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें यह समझना अमलगमेशन के क्वेश्चन में कि यह अमलगमेशन किस नेचर का है, मर्जर के नेचर का है या परचेज के नेचर का है। पहले जब तक ये अंडरस्टैंड हम नहीं कर पाएंगे कि ये नेचर कैसा है, तो इसके अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि मर्जर में अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पे होती है। किसमें होती है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पे, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से, इस मेथड से हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं ट्रांसफरी की बुक में। तो ये समझना, ये अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को में कि हमें बहुत जरूरी है कि ये सर जो हो रहा है ये मर्जर हो रहा है या परचेज हो रहा है। अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये मर्जर है तब तो बहुत अच्छी बात है, परचेज है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा ना हो या मेंशन ना हो कि ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके लिए हमें 5 कंडीशंस बताए गए हैं, हमें AS 14 ने 5 कंडीशन दिए हुए हैं और कहता है कि अगर ये पांचों के पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, पूरे हो गए शर्तें पांचों, तो मान लेना तुम कि अमलगमेशन कैसा है, मर्जर है। अगर पांचों कंडीशन फुलफिल हो गई तो मान लेना क्या, अमलगमेशन मर्जर है। लेकिन अगर 5 में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हुई, 5 में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हुई, तो तुम मानोगे क्या, अमलगमेशन ये कैसा है, परचेज है। तो आप क्या मान लेना कि अमलगमेशन कैसा है, परचेज है। ठीक है, अब ये 5 कंडीशंस क्या है, 5 कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 कि कंडीशन नंबर 1 हमने कहा कि ये एक ट्रांसफरर है, ये हम सभी जानते हैं कि इसमें ट्रांसफरर होगा एक, ठीक है, और ट्रांसफरर और दूसरा कौन सा होगा, ट्रांसफरी होगा। दूसरा कौन होगा, ट्रांसफरी होगा। तो ट्रांसफरर के जितनी भी एसेट्स होंगी, ट्रांसफरर की जितनी भी एसेट्स होंगी और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, बोलो भैया हाँ या ना,
ट्रांसफरर कंपनी की जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी वो सब चली जानी चाहिए किसके पास? ट्रांसफरी के पास। कंडीशन नंबर 1 कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टेक ओवर बाई ट्रांसफरी कंपनी, यानी ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के सारी एसेट्स और सारी दायित्वों यानी लायबिलिटीज को ले लेगी। तो ये बात समझ गए ना। अब यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि ट्रांसफरर सर कौन है, ट्रांसफरी कौन है। अभी अभी बताया जो पुरानी कंपनियां थी जो बंद हो जा रही हैं, जिनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रहा है, वो है ट्रांसफरर। जो मार्केट में नहीं आ रही उनकी जगह वो है ट्रांसफरी। ठीक है ना। तो ये पहली चीज हो गई कि ट्रांसफरर की सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज चली जानी चाहिए किसके पास? ट्रांसफरी के पास। कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 2 फिर से हम देखें ट्रांसफरर को, फिर से हम देखें ट्रांसफरर को। अब ट्रांसफर और दूसरा हम देख रहे हैं किसको? ट्रांसफरी को। दूसरा देख रहे हैं किसको? ट्रांसफरी को। तो ट्रांसफरर के 90% शेयर होल्डर्स, ट्रांसफरर के 90% शेयर होल्डर्स। भाई हर कंपनी, अगर कंपनी है ये तो कंपनी है तो शेयर होल्डर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल होंगे सर, क्यों नहीं होंगे? बिना शेयर होल्डर के कंपनी कैसे बनेगी? तो अगर ट्रांसफरर कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर भी तो होंगे। हाँ होंगे। तो उसके 90% शेयर होल्डर्स यानी 90% शेयर होल्डर, 90% शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी should convert into ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी के 90%, ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर होल्डर कन्वर्ट होने चाहिए, शेयर होल्डर बनने चाहिए ट्रांसफरी कंपनी में, यानी कि जो नई कंपनी थी, जो न्यू कंपनी थी। और ये कौन सी थी? जो ओल्ड कंपनी थी। मान लो कि ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर थे ये 1 लाख थे, ये 1 लाख शेयर होल्डर थे। अब 1 लाख का कितना? 90%, यानी 90,000 शेयर होल्डर ये बन जाने चाहिए, कम से कम 90,000। इनके यहाँ जो शेयर होल्डर टोटल 1 लाख थे, 90,000 कम से कम तो नए शेयर कंपनी में शेयर होल्डर होने ही चाहिए। ऐसा 10% अगर इधर उधर चले भी जाए, वो शेयर होल्डर ना बनना चाहे ट्रांसफरी में तो चलेगा, लेकिन 90,000 कम से कम यानी 90% शेयर होल्डर्स होने ही चाहिए। किसमें? ट्रांसफरी में। किसके? ट्रांसफरर के। बात क्लियर है? तो 2 पॉइंट हो गए। अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, तो यहां तक 2 पॉइंट लिखा क्या? कि ट्रांसफरर के सारी एसेट्स लायबिलिटी ले लेगा। कौन ले लेगा? ट्रांसफरी ले लेगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं? कि ट्रांसफरर के 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी में होने चाहिए। ट्रांसफरर के 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी में होने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात करता हूं आपके सामने। क्या है तीसरी बात? तीसरी बात क्या कहता है सर? थर्ड कहता है तीसरी बात कहता है कि ट्रांसफरर, कंडीशन नंबर थर्ड, फिर से हमने लिख दिया। किसको लिख दिया? ट्रांसफरर के बारे में। ये ट्रांसफरर है और ये कौन है? ये हमारा ट्रांसफरी है सर। ये हमारा कौन है? ट्रांसफरी है। अब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को जब खरीद रहा है, टेक ओवर कर रहा है, उसकी एसेट्स ले रहा है, लायबिलिटी ले रहा है, तो बदले में वो भी तो उनको कुछ देगा ना, पीसी उसी का पेमेंट करेगा ना, परचेज कंसीडरेशन का। आज के जमाने में बताओ कुछ फ्री में मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो जब आपने कंपनी को टेक ओवर किया, खरीद लिया, तो बदले में आप भी तो उनको कुछ दोगे ना भाई। उनको क्या दोगे? परचेज कंसीडरेशन, क्रय प्रतिफल दोगे। तो वो जो प्रतिफल का पेमेंट होगा, वो अगर आपने इसको दिया है, इस बार किसने किसको दिया है? ये इस बार ट्रांसफरी ने दिया है। किसको दिया है?
ट्रांसफरर को दिया है किस फॉर्म में, उसके लिए आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? शेयर इशू करने पड़ेंगे। और कौन से शेयर? इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अगर इक्विटी शेयर ही इशू किया है ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर को, तो ये मर्जर की कंडीशन की तरफ हम पहुंच रहे हैं। इक्विटी शेयर इशू होने चाहिए ट्रांसफरर से ट्रांसफरी की तरफ, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? तो ये मर्जर की कंडीशन होगी। तो ये कैसी कंडीशन होगी? मर्जर की कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 चौथी कंडीशन आते हैं। अब चौथी कंडीशन क्या है? तो ये बात 3 समझ में आ गई। 3 बातें अब तक की। पहला कि ये कंडीशन क्या है कि ट्रांसफरर की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफरी में। फिर ट्रांसफरर के हमने कहा 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी में भी शेयर होल्डर होने चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर जो होंगे वो ट्रांसफरी में भी होनी चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन मैंने क्या कहा कि ट्रांसफरी जो है, जो हमारा ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी कौन है? जो न्यू कंपनी है, जो न्यू कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी को जब पेमेंट करेगा तो किस फॉर्म में करना चाहिए? इक्विटी शेयर में करना चाहिए। किस फॉर्म में करना चाहिए? इक्विटी शेयर में करना चाहिए। अच्छा, चौथी कंडीशन चौथी कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन जो कहता है कि बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर, बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी क्या है? कंटिन्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए। बाई किसके द्वारा? ट्रांसफरी के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। यानी कि अगर जो पुरानी कंपनियां थी, फिर से वापस आते हैं, देखते हैं अपने पुराने चार्ट में कि जो पुरानी कंपनियां थी, ये जो XY थी, जो पुरानी कंपनियां थी जिनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रहा था, अगर इनका जो बिजनेस था वो बिजनेस अगर Z लिमिटेड कैरी नहीं करता है, वो कोई दूसरा काम करने लगता है, तो मतलब ये मर्जर की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो नेचर ऑफ बिजनेस X और Y लिमिटेड का था, सिमिलर बिजनेस को ही कंटिन्यू करेगी हमारी नई कंपनी। सिमिलर बिजनेस को ही कंटिन्यू करेगी हमारी नई कंपनी। तो कहेंगे कि हाँ, सेम बिजनेस को कंटिन्यू किया, सेम बिजनेस को कंटिन्यू किया हमने। तो बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कंटिन्यू बाय ट्रांसफरर ट्रांसफरी कंपनी, तो सेम बिजनेस को ही कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यानी पॉइंट नंबर 5, जिसमें कहते हैं कि जो ट्रांसफरर था हमारा, जो हमारा कौन था? ट्रांसफरर कंपनी था, या सॉरी ट्रांसफरर कह रहा हूं मैं, ट्रांसफरी था, जो हमारा कौन था? ट्रांसफरी था। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी जो है ना, तो ट्रांसफरी कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, क्या बनाएगी भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। ट्रांसफरी कंपनी जब अपना क्या बनाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो वो अब सारी एसेट्स और लायबिलिटीज, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करेगी अपने बैलेंस शीट में। और ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ किसकी? ट्रांसफरर की। किसकी? ट्रांसफरर की। यानी ट्रांसफरर से जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिली होंगी, किसको मिली होंगी? ट्रांसफरी को मिली होंगी। वो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो रिकॉर्ड करेगा, शो करेगा अपनी बैलेंस शीट में। कौन करेगा ये ट्रांसफरी करेगा। ये कौन करेगा? ट्रांसफरी करेगा। तो ये हो गए भैया हमारे 5 कंडीशन। 1, 2, पहली कंडीशन ट्रांसफरर की सारी एसेट्स लायबिलिटी जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन ट्रांसफरर के 90%, कम से कम 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी में भी शेयर होल्डर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन कि ट्रांसफरी जो पेमेंट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? इक्विटी शेयर्स में करेगा। और चौथी कंडीशन कि जो ट्रांसफरर का बिजनेस है वो सेम बिजनेस कंटिन्यू करेगा ट्रांसफरी। और पांचवी कंडीशन जो है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो होंगी ट्रांसफरर की, वो भी रिकॉर्ड करेगा ट्रांसफरी। तो अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई,
मान लीजिए पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या बन गया? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बन गया। क्या बन गया? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बन गया। लेकिन अगर इन पांच में से एक भी कंडीशन छूट गई, इन पांच में से एक भी कंडीशन नहीं पूरी हुई, छूट गई, अनसेटिस्फाई रह गई, तो कहेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या बोलेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि अमलगमेशन होता क्या है, उसका मेथड क्या है अमलगमेशन का। एक परचेज मेथड और एक मर्जर मेथड। मर्जर कब बोलेंगे? जब वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, बीकॉम में आपको, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो तो यहां पर इसकी थ्योरी भी मिलती है। व्हाट इज अमलगमेशन एंड नेचर ऑफ मर्जर, टाइप्स ऑफ नेचर एंड मर्जर एंड टाइप्स ऑफ परचेज, तो ये भी पूछा जाता। तो पूरी यही थ्योरी छापकर हमको लिख देनी है। ठीक है ना? अब चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक कंडीशन के बारे में समझते हैं, पीसी यानी कि परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। अब ये परचेज कंसीडरेशन क्या है? जब हमने कहा कि जब हम किसी के बिजनेस को खरीदेंगे, टेक ओवर करेंगे, तो बदले में मुझे भी तो उसे कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो क्या दोगे आप बदले में? अब ये परचेज कंसीडरेशन किसको मिलेगा और कौन देने वाला है? तो ये परचेज कंसीडरेशन ट्रांसफरर को मिलेगा। किससे मिलेगा सर? तो ये मिलेगा ट्रांसफरी से, यानी ट्रांसफरी पेमेंट करेगा, ट्रांसफरी पीसी का पेमेंट करेगा। किसको करेगा? पर ट्रांसफरर को करेगा। किस फॉर्म में कर सकते हैं सर? ये पेमेंट कैसे होगा? तो ये पेमेंट इक्विटी शेयर में भी हो सकता है। ये पेमेंट कैसे हो सकता है? इक्विटी शेयर्स में भी हो सकता है, यानी शेयर्स में आप पेमेंट कर सकते हो, या इक्विटी वर्ड अभी हटा देते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम शेयर्स में कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है ना? हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं? अरे कहाँ चला गया? चलो, ओ चलिए, हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे परचेज की, परचेज कंसीडरेशन की। ठीक है ना? तो परचेज कंसीडरेशन कौन करेगा? मिलेगा किसको? ट्रांसफरर को। कौन देने वाला है? ट्रांसफरी देने वाला है। कौन देने वाला है? ट्रांसफरी। ठीक, ये पेमेंट करेगा। ठीक है ना? और ये किस फॉर्म में करेगा? ये शेयर्स के फॉर्म में कर सकते हो आप, ये डिबेंचर्स के फॉर्म में कर सकते हो। डिबेंचर दे दो अपनी कंपनी के पैसों के बदले में। आप किसी को ये एसेट्स भी दे सकते हो, और आप नगद यानी कि कुछ कैश भी दे सकते हो। पेमेंट करने का तरीका क्या है कि हमें तुम्हें पेमेंट करना है तो हम अपनी कंपनी के शेयर टिका सकते हैं तुमको, हम अपनी कंपनी का डिबेंचर टिका सकते हैं, हम तुम्हें एक अपनी कोई एसेट्स भी दे सकते हैं ले जाओ उठा के, या हम अपना कुछ कैश भी दे सकते हैं। तो यह पेमेंट करने का तरीका है। मोड्स ऑफ पेमेंट, किस किस तरीके से पेमेंट करेगा। अच्छा, तो लेकिन ये कैसे पता चलेगा देना कितना है? परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो वो हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे। तो परचेज कंसीडरेशन यानी कि पीसी, परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू जानने के लिए हम क्या देखते हैं? हम मेथड देखते हैं। तो पहला जो है, एक होता है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड। ये लमसम पेमेंट मेथड क्या है? ये कुछ है नहीं स्पेसिफिकली मेथड, बस बोलने के लिए बोल दे रहा हूं कि लमसम पेमेंट मेथड मतलब एक फिक्स अमाउंट,
एक फिक्स अमाउंट जो ट्रांसफरी ने पहले से ही तय कर लिया कि हम तुमको देंगे, यानी तुमको किसको, ट्रांसफरर को देंगे। तो क्वेश्चन करते समय एक वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी कि ट्रांसफरी कंपनी ने 19 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ट्रांसफरी को दिए, यानी परचेज कंसीडरेशन कितना है, 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्या होगा, गिवन होगा। कहां पे, इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में अगर आपको गिवन ही है तो आपका तो काम आसान हो गया ना, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है पीसी। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा जो मेथड होता है जिसे हम नेट एसेट्स मेथड कहते हैं, नेट एसेट्स मेथड, ये मेथड है हमारा सेकंड वाला। नेट एसेट्स मेथड में जब हम पीसी निकालते हैं तो हम लेते हैं क्या, सबसे पहले हम लेते हैं टोटल एसेट्स। सबसे पहले हम क्या लेते हैं सर, टोटल एसेट्स। अब ध्यान रखेंगे टोटल एसेट्स में एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़कर, क्या छोड़ देना है, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है, फिक्टिशियस एसेट्स को, काल्पनिक संपत्तियों को नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, काल्पनिक संपत्तियों को, नॉमिनल एसेट्स को नहीं लेना है। तो जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है उनको छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं आपके पास सब ले लो, चाहे वो टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, करंट एसेट्स हो, कैश हो, बैंक हो, सब ले लो, फिक्टिशियस छोड़ देना। अभी मैं अलग से बता दूंगा कि फिक्टिशियस में क्या क्या आता है। तो फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर सारी एसेट्स ले लेनी है, और माइनस कर देना है उसमें से क्या सर, एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर दीजिए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, ठीक, वाहे दायित्वों को। और ये माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा ये होगी वैल्यू ऑफ पीसी। ये जो वैल्यू आएगी इसे कहेंगे वैल्यू ऑफ पीसी, यानी कि परचेज कंसीडरेशन। किस मेथड से, नेट एसेट्स मेथड से। किस मेथड से ये आ गया, ये आ गया हमारा नेट एसेट्स मेथड से। और तीसरा होता है हमारा जो थर्ड मेथड होता है, इसे हम कहते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड। शेयर एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज मेथड, जिसे शेयर प्रपोर्शन मेथड भी कहते हैं। इसे हम शेयर एक्सचेंज मेथड कह लो या शेयर प्रपोर्शन मेथड कह लो, जहां पर वो ऐसे बता देगा कि दो शेयर, एवरी, ऐसे कहेगा कि एवरी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी गेट 5 शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, गेट 5 शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। यानी ट्रांसफरर कंपनी के हर दो पे ट्रांसफरी कंपनी में जब वो कन्वर्ट होंगे तो उनको कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। यानी 2 पे क्या बनेगा, 5, यानी 1 पे रेशियो क्या बनेगा, 5/2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर। अब ट्रांसफरर के पास अगर 10,000 शेयर होंगे तो इसको हम ऐसे कह देंगे 5/2 इंटू 10,000, यानी सॉल्व किया तो ये 5 आएगा, 5 इंटू 5, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी के 10 शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरी कंपनी में कितने शेयर्स मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे। और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पर शेयर वैल्यू से, आ जाएगा परचेज कंसीडरेशन। तो ये बेसिकली 3 मेजर मेथड हैं, या 2 ही कहिए, 2 मेजर मेथड हैं। कहां पर, अमलगमेशन में, जब हम बात करते हैं किस चीज की, पीसी की, परचेज कंसीडरेशन की। अच्छा, अभी अभी आपको एक चीज बताई मैंने कि फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है। तो ये सर होता क्या है फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्ति जिसे कहते हैं, या नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं। इनको एसेट्स के कॉलम में नहीं लेते, इनको छोड़ देते हैं। तो इसमें कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखे आपको, अगर बैलेंस शीट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय दिखे, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट है, इसको आप हटा दो, भूल जाओ, छोड़ दो। दूसरा, डिस्काउंट दिखे, अब ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो
या डिबेंचर हो, यानी अंशों और ऋण पत्रों, शेयर और डिबेंचर को इशू करते समय किसी टाइप का डिस्काउंट मिल जाए तो वो भी फिक्टिशियस एसेट्स होता है, अगर वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा है तो। ठीक है। तीसरी चीज अंडरराइटर कमीशन, तीसरी चीज अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटर का अगर कमीशन मिल जाए, दिख जाए बैलेंस शीट में, तो ये भी फिक्टिशियस एसेट्स है, इसे भी एसेट्स में इंक्लूड मत करना। चौथी चीज, चौथी चीज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर ये भी बैलेंस शीट में दिख रही है तो इसे भी मत लेना। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, और अगर ये बैलेंस शीट में आपको दिख रहे हैं तो इनको छोड़कर जो बाकी वैल्यूज बचेंगी उनमें से ही आपको माइनस करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, तो आपको पीसी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आज बात आपको वही बताई बेसिक चीजों की कि अमलगमेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेज को समझना। वो 5 कंडीशंस कौन सी हैं, जब पूरी होने पे हम अमलगमेशन मर्जर बोलते हैं, कौन सी 5 कंडीशन है जब पूरी ना होने पे, कोई एक भी पूरी ना हो तो हम कह देंगे अमलगमेशन परचेज है। बड़ी सिंपल सी बात है, पांचों सेटिस्फाई तो मर्जर, 5 में से एक भी पॉइंट मिस कर गए तो परचेज। ठीक है। फिर हमने कहा परचेज वो पीसी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो हमने उसके मेथड्स बताए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एंट्रीज की बात करेंगे कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं है फालतू में लोगों ने हवा बना रखा है इसका। अब सिंपल तरीके से हम लोग इसको आगे के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।